रात बेहोश होने से पहले तुमने बता दिया था। फलस्वरूप उसकी और दुर्गा की लाशें तथा कार नाले से निकलवा ली गई थी। नीलम की लाश भी मॉर्ग में पहुंचवा दी थी। कहकर वह तनिक रुका, फिर बोला, इतने भारी हंगामे के बाद भी बात वहीं की वहीं है। उसके स्वर में विवशता लक्ष्य करके मैंने पूछा, कैसे? इसलिए कि तमाम बखेड़े की जड़ वो फाइल अभी भी गायब है। सीक्रेट फाइल? हाँ, मेरा ख्याल है मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। उसने हैरानगी से मुझे घूरा। तुम? हाँ, मैं। पहले दिनेश के घर जाना पड़ेगा। तुम चल सकोगे? उसने शंकित स्वर में पूछा। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं उठकर बैठ गया। जिस्म में दुखन और कमजोरी के अलावा अन्य कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। तुम मेरे कपड़े मंगवाओ। रविशंकर ने प्रशंसा पूर्वक मुझे निहारा। फिर वह उठा और कमरे में मौजूद अलमारी से मेरी पैंट कमीज निकाल लाया। लेकिन यार, वह हिचकिचाया सा बोला, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। वो बाद में घर जाकर भी कर दूंगा। मैं पलंग से उतरा, मरीजों वाले कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहन लिए। सर्दी महसूस हो रही थी, इसलिए पलंग पर पड़ा कंबल उठाकर ओढ़ लिया। कमरे से निकलकर चोरों की तरह चलते हुए हम अस्पताल से बाहर आ गए। तेज़ धूप और साफ आसमान को लक्ष्य करके मैं चकराया। क्या टाइम हुआ? मैंने पूछा। 11 बजे हैं, रविशंकर बोला। मैं समझ गया। रात में डॉक्टर ने अन्य उपचार के साथ नींद का इंजेक्शन भी दिया था और मैं सोता रहा था। रविशंकर पुलिस जीप लाया था। तुम्हारी एक पेट्रोल कार जसदेव सिंह की कोठी पर होगी। जीप में सवार होने के बाद मैं बोला, वो रात ही मंगवा ली गई थी। रविशंकर इंजन स्टार्ट करता हुआ बोला। दुर्गा और ललता के झमेले में मेरी मोटरसाइकिल चौहान के निवास स्थान पर छूट गई थी। मेहरबानी करके उसे भी मंगवा देना। अच्छा। जीप दिनेश के निवास स्थान की ओर भागने लगी। तुम्हें यकीन है कि फाइल को ढूंढ लोगे? रविशंकर ने पूछा। हाँ, और यह बात मुझे बहुत पहले सूझ जानी चाहिए थी। मतलब, तुम्हें दिनेश का लॉकेट याद है? उसने असमंजसतापूर्वक मेरी ओर देखा। हाँ, क्यों? यह भी याद है कि शेरावाली माता की तस्वीर वाले उस लॉकेट के पीछे लिखा था, दांती के चरणों में सब कुछ मिलता है। हाँ, तुमने बताया था कि दिनेश माता का भक्त था। वो तो वह था ही, लेकिन लॉकेट के पीछे लिखी इबारत का संबंध उसकी भक्ति भावना से नहीं होना चाहिए। फिर जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह फाइल छुपाए जाने वाले स्थान की ओर संकेत है। कैसे? दिनेश के राइटिंग डेस्क के ऊपर दीवार पर शेरावाली माता की बड़ी सी एक फ्रेम युक्त तस्वीर लगी है और उसके काफ़ी नीचे, यानी माता के चरणों में, दीवार पर काफ़ी सारे टेलीफोन नंबर लिखे हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो फाइल का आता पता उन्हीं में होना चाहिए। हो सकता है, वह बोला। तुमने मुझे चौहान के बारे में क्यों नहीं बताया था? कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने शिकायती लहजे में पूछा। मुझे खुद नहीं पता था कि वह दिलावर से मिल चुका था। रविशंकर बोला। अलबत्ता, तुम्हारी जानकारी के लिए यह बता सकता हूँ कि जगदीश प्रसाद हमारे ही साथ था। मैंने प्रश्नात्मक नज़रों से उसे घूरा।
यह तुम कैसे कह सकते हो? कलम में मुठभेड़ शुरू होने से पहले ही उसने मुझे सूचित कर दिया था। मैं समझता हूँ यह खबर उसे दामोदर राणा से मिली होगी। कुछ भी सही, अगर वह पूर्व सूचना नहीं देता तो हम इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से उन लोगों पर काबू नहीं पा सकते थे। दामोदर राणा का सितारा डूबता देखकर वह मौका प्रस्त तुझसे मिल गया होगा। हो सकता है। वैसे उसका कहना है कि यहाँ से अपराध खत्म करने का वह भी तुम जितना ही इच्छुक था, लेकिन इस काम को दूसरे ढंग से करना चाहता था। मैंने बहस नहीं की। जगदीश में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिनेश के फ्लैट के सामने पहुंचकर रविशंकर ने जीप रोकी। हम दोनों नीचे उतरे, गमले के नीचे से चाबी निकाल कर ताला खोला और भीतर दाखिल हो गए। कमरा उसी हालत में था जैसा हम छोड़ गए थे। मैं सीधा राइटिंग डेस्क के पास पहुंचा, कुर्सी पर बैठ गया। दीवार पर लिखे प्रत्येक फ़ोन नंबर को गौर से देखा। नामों के प्रथमा अक्षरों को जोड़कर व्यक्ति अथवा स्थान का नाम बनाने की कोशिश की। उनमें कई नाम ऐसे थे जिनमें मैं भी परिचित था। उन सभी नामों और नंबरों में कोई असाधारण बात नज़र नहीं आ सकी। वे सब स्थानीय थे, विराटनगर के ही। मेरा सारा जोश खत्म हो गया था। हालांकि रविशंकर मेरी मनोदशा को भांप गया था, लेकिन वह बोला कुछ नहीं। मैंने पुनः उन सभी नामों के प्रथम अक्षरों और नंबरों का अध्ययन किया। इस दफ़ा रविशंकर ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन व्यर्थ, कोई नतीजा नहीं निकला। बेकार है, वह निराश स्वर में बोला। कोई फ़ायदा नहीं, फाइल का सुराग यहाँ से नहीं मिलेगा। ओहो, सब्र से काम लो, मैं चिल्लाकर बोला। कुछ सोचने दो, और विचारपूर्वक दीवार को घूरने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि फाइल का अता पता उन्हीं में कहीं मौजूद था। रवि, अचानक मैं चिल्लाया, इस डेस्क को दीवार से दूर घसीट दो। उसने डेस्क अलग घसीट दिया। अब तक डेस्क की आड़ में छुपा शेष नंबरों की तरह लिखा एक और नंबर 126 साफ नज़र आने लगा। मेरे साथ साथ रविशंकर ने भी पढ़ा, BBSR। लानत है, वह बड़बड़ा। यह भी फ़ोन नंबर ही निकला। यह फ़ोन नंबर नहीं हो सकता, मैं उत्तेजित स्वर में बोला। विराटनगर में 6 डिजिट से कम का कोई व्यक्तिगत फ़ोन नंबर नहीं है। BBSR, दिनेश ट्रेन से यहाँ पहुँचा था। SR, स्टेशन रोड। BBSR यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेशन रोड। बेशक यही है। स्टेशन रोड की बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में दिनेश का अकाउंट भी था। मेरा दावा है इस बैंक के 126 नंबर के लॉकर में तुम्हें फाइल मिल जाएगी, लेकिन लॉकर की चाबी। ओहो, तुम पुलिस सब इंस्पेक्टर हो या घसियारे? मैं उत्साहित स्वर में बोला। बगैर चाबी के बैंक का एक लॉकर नहीं खुलवा सकते। आओ, वह दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। हम बाहर निकले, फ्लैट को लॉक करके जीप में सवार हुए और स्टेशन रोड की ओर रवाना हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टेशन रोड ब्रांच का मैनेजर ईमानदार और उसूलों वाला पाबंद आदमी निकला। उसने लॉकर खोलने से साफ इनकार कर दिया। रविशंकर की वर्दी सिर्फ इतना ही असर दिखा सकी कि उसने रिकॉर्ड देखकर बता दिया कि 126 नंबर का लॉकर दिनेश चौधरी ने लिया हुआ था। हमें पूरी तसल्ली हो गई। सीक्रेट फाइल निश्चित रूप से उसी लॉकर में थी। रविशंकर ने फ़ोन पर अपने डिप्टी कमिश्नर से संबंध स्थापित किया। उसके सम्मुख समस्या रखी। डिप्टी कमिश्नर ने बैंक ऑफ बड़ौदा के
रीजनल मैनेजर को